अच्छा खासा डीसी हम लोग पढ़ रहे थे, डायरेक्ट करंट। तो हम लोग फालतू का घर में एसी करंट फिर क्यों यूज करने लगे? क्या एडवांटेज है डीसी और एसी में? क्या है डीसी का नहीं कर सकते? क्या कम हो जाता है? वोल्टेज तो दोनों में कम होता है। वोल्टेज दोनों में कम होता है। दोनों में सेम होता है। अब मेरे को बताओ कि डीसी क्यों यूज नहीं करते हैं और एसी यूज करते हैं? हाँ, पावर लॉस किसमें? पावर लॉस तो दोनों में होता है। इसलिए हम लोग कुछ पढ़ते हैं ना। चलो इसका कहानी बताते हैं ना। कहानी ये है कि मान के चलिए कि अच्छा बंद है, इसी ने एसी चालू करना रहे। कर कर चालू। चलो इधर देखो। मान के चलो, इधर इधर इधर, हम दोबारा समझाएंगे भी नहीं। हम मान के चलो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक हमको यहां से एनर्जी। उठ 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 उठ, उठो उठो। क्या है महाराज जी? तुम भी खड़ा 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 खड़ा। नहीं खड़ा हो जाए, नहीं तो हम फिर नहीं पढ़ाएंगे। चलो खड़ा हो जाओ जल्दी। चलो जल्दी जल्दी खड़ा हो जाओ। जाओ लास्ट बेंच जाओ, वहां कोना एकदम। इस बार हम छोड़ दे रहे हैं। अब अगली बार हम किसी को ही पकड़ेंगे ना, हम क्लास या तो वो क्लास के बाहर चल जाएगा या हम चल जाएंगे। और हम ज्यादा फोर्स भी नहीं करते हैं बाहर जाने के लिए। एकदम वहां कोना में बढ़िया से। चल चलो इधर देखो। तो अगर मान के चलो ए से बी तक हमको, अच्छा ये तार बिछाते क्यों है? करंट करंट जाने के लिए। करंट मतलब हम लोग करंट याद करो एकदम, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला चैप्टर। एकदम करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला चैप्टर जो इलेक्ट्रॉन्स, जो करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स भाग रहा है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या लेके भाग रहा है? एनर्जी। ठीक है। तो इसका मतलब मान के चलो कि यहाँ कोई डैम वगैरह था, वहां टरबाइन वरबाइन घुमाए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। अब ये पावर, ये एनर्जी हमको घर तक पहुंचाना है। तो हम एक तार का सेटअप किए, यहाँ लगाए, ये करंट यहाँ गया और हमको घर में वो एनर्जी मिल गया। अब यहां से लेकर यहां तक पहुंचाने में हुआ क्या कि इसके अबाउट एक करंट जाएगा कितना, आई। और इसका एक रेजिस्टेंस होता है कितना, आर। जितना दूर जाएंगे रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा कि बढ़ता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और हमको पता है कि जो पावर लॉस होता है उसका फॉर्मूला आई स्क्वायर है। आर जितना ज्यादा होगा पावर लॉस उतना ज्यादा होगा। ठीक है। तो फिर सोचा गया कि भाई मेन चीज क्या है कि मान के चलो हम यहाँ 100 जूल प्रोड्यूस ही किए फॉर एग्जाम्पल, और पता चला 80 जूल खत्म ही हो गया, पहुंचा कितना, 20। फायदा ही नहीं हुआ कुछ। अब इसको ओवरकम करने के लिए एक तरीका लगाया गया कि हमको पता है कि जो भी हम यहाँ पावर जनरेट कर रहे हैं, पावर का एक सिंपल फॉर्मूला होता है कितना, ये बेसिक फॉर्मूला होता है ना, V इंटू आई। अब मान के चलो हम यहाँ 100 जूल प्रोड्यूस किए, यही पावर हो गया। एनर्जी मतलब 100 जूल पर सेकंड में प्रोड्यूस कर रहे, तो ये पावर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक दिमाग लगाएं। हमको पता है किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर पावर लॉस कितना होता है, आई स्क्वायर आर। तो हम एक बुद्धि लगाएं कि अगर ये पी कांस्टेंट है, ये तो 100 जूल पर सेकंड मिल रहा है, तो अगर हम यहाँ क्या किए, वोल्टेज हम क्या कर दिए और इसका प्रोडक्ट को सेम रखना है, तो ऑटोमेटिक करंट का वैल्यू कम हो। ठीक है। तो होगा क्या कि हम करंट का वैल्यू जितना कम रखेंगे, और कम करने का मतलब ये हुआ कि अगर करंट का वैल्यू हम 1 एम्पियर से कम में ले गए, 0 पॉइंट समथिंग, तो उसका स्क्वायर और बढ़ेगा कि और कम हो जाएगा? और कम हो जाएगा। तो ये पावर लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम लोग दूर तुम्हारा लेके जाते हैं, देखना बड़ा बड़ा खंबा में तार रहता है ना, उसमें हाई वोल्टेज रहता है कि लो वोल्टेज? हाई वोल्टेज।
हम किसमें, किसका वी स्क्वायर का यार, वी स्क्वायर बाय आर तब लगाते हैं जब उसके अबाउट हमको वोल्टेज पता है। जब हम करंट हम भेज रहे हैं, सब रेजिस्टेंस के अबाउट आई है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर आर। ठीक है, अब इधर देखो वोल्टेज, अब हमको क्या पता चल गया कि हम वोल्टेज जितना बढ़ा के रखेंगे करंट का वैल्यू उतना कम होगा, और करंट कम होगा तो पावर लॉस ऑटोमेटिक कम होगा। अब क्या हुआ कि वोल्टेज बढ़ाना, डीसी में हम ना वोल्टेज बढ़ा सकते हैं ना वोल्टेज घटा सकते हैं। ये हमेशा याद रखना कि डीसी का वोल्टेज ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, नहीं बढ़ा घटा सकते। एसी में ये चीज पॉसिबल है, हम वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं और वोल्टेज को घटा भी सकते हैं। इसीलिए हम लोग जो घर में यूज करते हैं या कहीं भी यूज करते हैं वो सारा जगह क्या यूज कर रहे हैं, एसी। और ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, अच्छा सॉरी उल्टा बोल दिए, डीसी में भी तुम वोल्टेज बढ़ाओ घटाओ कोई दिक्कत नहीं, वो तो तुम कन्वर्ट करके बढ़ा घटा सकते हो। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मर हम लोग जो यूज करते हैं वो सिर्फ वर्क किस पे करता है, एसी। यानी आपको यहाँ कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि ट्रांसफॉर्मर सिर्फ किस पे वर्क करता है, एसी पे, डीसी पे वर्क नहीं करता। आगे हम समझाएंगे क्यों वर्क नहीं करता वो, पहला बेनिफिट। दूसरा चीज, ट्रांसफॉर्मर हम यूज कर रहे हैं या तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए या वोल्टेज घटाने के लिए। फिर अगर तुमसे ये पूछा जाएगा कि हम लोग एसी ही क्यों चूज किए, डीसी चूज क्यों नहीं किए, इसका आंसर एकदम बेसिक से चलना है। मेरा मेन उद्देश्य क्या था इस पूरे चीज में, पावर, पावर लॉस को बढ़ाना कि घटाना, घटाना। उस पावर लॉस को घटाने के लिए हमको आई का वैल्यू घटाना पड़ा, और आई का वैल्यू तभी घटेगा जब वोल्टेज बढ़ाएंगे, और वोल्टेज घटाना बढ़ाना कौन करेगा, ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर सिर्फ किस पे वर्क करता है, एसी में। पूरा कहानी समझ में आया, यानी मेरा मेन उद्देश्य था किसका, पावर से। ठीक है, लिखते जाओ पॉइंट वाइज। ट्रांसफॉर्मर ओनली वर्क्स in alternating current, transformer only work in alternating current। दूसरा, transformer transformer can increase voltage और डिक्रीज वोल्टेज। हम लोग वोल्टेज बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। वी प्रीफर एसी, थर्ड पॉइंट लिखो, वी प्रीफर एसी बिकॉज ट्रांसफॉर्मर ओनली वर्क्स, बिकॉज ट्रांसफॉर्मर ओनली वर्क्स transformer only works in AC, transformer only works in AC। ठीक है, अब समझना ध्यान से। अब ट्रांसफॉर्मर, दो टाइप का ट्रांसफॉर्मर होता है, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। स्टेप अप का मतलब वोल्टेज वो बढ़ाएगा, और स्टेप डाउन का मतलब वोल्टेज घटाएगा। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मर कहाँ कहाँ यूज होता है वो भी बताते हैं। मान के चलो ये तुम्हारा घर हुआ, ऐसा बहुत सारा घर है, तो एक छोटा सा कोई गांव या कोई, धनबाद शहर नहीं लेते हैं, कोई कॉलोनी वगैरह ले लेते हैं, कॉलोनी ए, कॉलोनी बी, कॉलोनी सी। अब तुम देखना कि कोई भी कॉलोनी वगैरह होता है, सबका एक पावर स्टेशन होता है। ठीक है, और ऐसा इसको भी कहीं से मिलता है, मतलब इनपुट वगैरह, तार वगैरह। ठीक है, होता क्या है कि मान के चलिए कि यहाँ एक डीवीसी जानते हो ना, जहाँ क्या करते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं, यहीं पे शायद, पता है कि नहीं है, हाँ?
दामोदर वैली कॉरपोरेशन। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब प्रोड्यूस जब भी करते हैं तो वो लो वोल्टेज में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले डीवीसी क्या करता है, वहां एक बड़ा सा सेटअप बनाता है और वहां पर कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है, स्टेप अप, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करके ये लो वोल्टेज को कन्वर्ट करता है किसमें, और ये हाई वोल्टेज जो कन्वर्ट होता है बहुत बहुत मतलब हाई वोल्टेज में होता है, ठीक है। मान के चलो कि ये हाई वोल्टेज 33,000 वोल्ट में किया गया, 33 केवी जिसको बोलते हैं, वो 33 केवी इस पावर स्टेशन को मिला। अब ये पावर स्टेशन में भी एक ट्रांसफार्मर लगा यहाँ पर, वो कौन सा लगा, स्टेप डाउन। ये पावर स्टेशन 33 केवी को कन्वर्ट किया 11 केवी में, ठीक है। अब ये 11 केवी हर कॉलोनी के पास गया। अब देखना कि तुम्हारे आसपास घर जो लाइन लेते हो वहां भी एक छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है, ये भी स्टेप डाउन होता है। ये स्टेप डाउन करता है 11 केवी को 220 वोल्ट में, और वो 220 वोल्ट तुम्हारे घर तक पहुंचता है। यानी कि यहाँ बहुत सारा, पहले सबसे पहले स्टेप अप यूज होता है, उसके बाद जितना भी ट्रांसफार्मर यूज होता है सब कैसा होता है, स्टेप डाउन। समझ में आया। और हाई वोल्टेज रखने का कारण ही यही है कि वोल्टेज हाई तो ऑटोमेटिक करंट कम, करंट कम होगा पावर लॉस कम। हम एक ऐसे ही जनरल चीज बताएं, ऐसा कोई पूछेगा नहीं कि क्यों यूज करते हैं, कैसे, कहाँ स्टेप अप कहाँ स्टेप डाउन, बस इतना याद रखना स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ेगा और स्टेप डाउन में वोल्टेज घटेगी। अब उसको लिखने की जरूरत नहीं कभी भी। और ट्रांसफार्मर कैसा दिखता है, देखिए कभी, कितना बड़ा रहता है, इतना बड़ा रहता है। हम लोग के दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा होता है। तुम्हारे मोबाइल चार्जर के अंदर भी एक छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है। तुम जो एडाप्टर लगाते हो इसमें, वो एडाप्टर क्या करता है, उस 220 वोल्ट को कन्वर्ट करता है 5 वोल्ट में। तो तुम्हारे चार्जर में जो ट्रांसफार्मर लगा है वो स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन। वो 5 वोल्ट में कन्वर्ट किया क्योंकि तुम्हारे मोबाइल में जो तुम पिन लगाते हो वो 220 वोल्ट में नहीं रहता। अगर 220 वोल्ट में रहता तो जैसे चार्जर छूटे भयानक करंट मारता, झटका मारता, ठीक है। अच्छा, जो झटका मारता है वो हाई वोल्टेज में मारता है कि लो वोल्टेज में, हाई वोल्टेज। उसको छूते तो तुमको झटका मारेगा नहीं, क्योंकि वो जो ऑपरेट होता है वो कितना वोल्ट में, 5 वोल्ट। तो 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर यूज होगा। तो तुम्हारे मोबाइल के अंदर भी एक छोटा सा ट्रांसफार्मर है। तो कभी भी अगर तुम्हारा मोबाइल का चार्जर खत्म हो जाए तो उसको पटक के चूर के उसके अंदर तुमको एक स्क्वायर टाइप का ऐसा दिखाई देगा, और जिसके चारों ओर ऐसा एक, मतलब कैसे दिखाएं, वीडियो चालू करके, हाँ। अच्छा, इंटरनेट ही नहीं है, छोड़ो हटाओ। हाँ, देख पहले समझो तो, समझो तो। हम लोग के दिमाग में ट्रांसफार्मर का इमेज ऐसे ही बना होता है कि ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर, ठीक है।
तो अगर आप सर्च करोगे, नहीं नहीं रियल नहीं, इनसाइड, और ऐसा नहीं है, हर जगह तुम ट्रांसफार्मर देख, जहां वोल्टेज अप डाउन हुआ ये भी ट्रांसफार्मर है। ये जब खोलोगे ना चार्जर, देखो यही सब है। ले, अ, ये सब, ये जो चार्जर है ना ये वाला, जब भी खोलोगे ना देखना इस टाइप का एक रैपिंग रहता है, ये वाला चीज, यही वाला चीज तुम्हारा ट्रांसफार्मर है, ये वाला। बड़ा तो होगा नहीं। ठीक है। और तुम घर में चाहो तो भी एक ट्रांसफार्मर बना सकते हो, इसका एप्लीकेशन बहुत आसान है। हम बता देते हैं, घर में जाके बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देख, इधर ये दिख रहा है ना ये वाला, ये एक ट्रांसफार्मर है। अब यही ट्रांसफार्मर हम यहाँ एक, मतलब इसी का एक पिक्चर हम बना रहे हैं समझाने के लिए कि एक्चुअल में ट्रांसफार्मर बनाने के लिए, देखो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए करना क्या है, ऐसे बुक वगैरह में कैसे बनाते हैं वो पहले बता देते हैं। यहाँ पर ऐसा तार लपेटा रहता है इस साइड, और इस साइड भी तार लपेटा रहता है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो कि एक तुम इस टाइप का स्टील वायर कट कर लो, ऐसा पतला पतला स्ट्रिप्स होता ना, ऐसा कट कर लो, और ऐसा बहुत सारा इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर ज्वाइन कर लो, तो ये मोटा हो जाएगा। अब मोटा हो जाएगा तो यहाँ पर एक लपेटने का एक ऐसा हो जाएगा, वही यहाँ लपेटे हुए। अब इससे होता क्या है समझना ध्यान से, एक तरफ यहाँ प्लस माइनस यानी ये इनपुट हो गया, और इधर जो हमको मिलेगा वो आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब समझ में आएगा कि ट्रांसफार्मर एसी में ही क्यों वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहाँ एक एसी सोर्स लगाएं, इसके अबाउट करंट जाएगा, करंट जाएगा तो इस कॉइल के अबाउट क्या प्रोड्यूस होगा, करंट जा रहा है तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक प्रोड्यूस होगा। अब यही मैग्नेटिक फील्ड, जब इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा, क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस पार होगा कि नहीं होगा, होगा, ऐसे याद में निकलता है पार होगा, यानी इसका जो भी फ्लक्स होगा वो इसके पार होगा। अब इसमें जब फ्लक्स होगा, ठीक है, अब करंट अगर यहां चेंज हुआ तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, ये फ्लक्स चेंज हुआ तो इसमें भी फ्लक्स चेंज होगा, और इसमें अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो इंड्यूस करंट बोले या बोल सके इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, वही आउटपुट में ईएमएफ इंड्यूस्ड आएगा। अब तुम बताओ कि अगर हम यहाँ डीसी यूज करते हैं, क्या करंट चेंज होता, जब करंट चेंज ही नहीं होता तो फ्लक्स चेंज ही नहीं होता, और फ्लक्स चेंज नहीं होता तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। इसीलिए ट्रांसफार्मर सिर्फ किस पे वर्क करता है, एसी में। ठीक है, पहले इसको नोट, एक फिगर बना लो, इधर इनपुट उधर आउटपुट, एक फिगर बनाओ, हम बढ़िया से समझा देंगे एसी, ये ट्रांसफार्मर, रटने का कोई जरूरत नहीं होगा, एक बार फैक्ट समझ में आ जाएगा तो सारा क्वेश्चन भी बन जाएगा। उतार लिए।
ठीक है, ठीक, ध्यान से समझो। हाँ, इसको मिटाते हैं, यही बनाते हैं। मान के चलो कि यहां जो वोल्टेज जनरेट होगा ई इनपुट लिखते हैं, और यहां जो करंट होगा वो I1 लिखते हैं, I1 लिख लेते हैं, या एक काम करते हैं इसको भी E1 लिखते हैं, E1 और I1। इधर जो करंट आएगा उसको क्या लिखते हैं, I2, और EMF कितना लिखते हैं, E2। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ, यहाँ आउट इनपुट अगर पावर हम पूछे क्या बोलोगे? सिंपल वोल्टेज और करंट पता है तो डायरेक्ट लिखेंगे E1 इंटू I1। अगर यहां हम आउटपुट पावर पूछे तो लिख लियो। ठीक है, और एक इक्वेशन यहां हो गया E1 I1, और इधर कितना हो गया E2 I2। ठीक है, अब डायरेक्ट ऐसे याद रखना, हम प्रूफ भी बता देते हैं। याद है जितना फ्लक्स यहाँ होगा उतना फ्लक्स इधर जनरेट होगा, जो भी फ्लक्स होगा। या याद है म्यूचुअल इंडक्टेंस, अगर एक में करंट जा रहा है तो दूसरा उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, तो तुम डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हो सीधा कि ये जो इसमें, अच्छा ये एक चीज तो बताना ही भूल गए, इसमें याद है टर्न्स है, तो इसमें मान लेते हैं कितना N1 टर्न्स, और इसमें कितना मान लेते हैं N2 टर्न्स। ठीक है, तो याद रखना एक सिंपल सा चीज, ये जो E1/E2 होता है वो किसके बराबर होता है, N1/N2 की N2/N1, पक्का ना? ठीक है, यानी कि सिंपल सा याद रखना, जिधर का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहेगा उधर का वोल्टेज ज्यादा रहेगा। ठीक है, खाली देख के बता सकते हो कि अगर इसी फिगर में हम तुमसे पूछे मोटा मोटी कि ये स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है, क्या बोलोगे? इधर का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा कि कम? ज्यादा, तो इधर का वोल्टेज ज्यादा होगा। इधर का नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो इधर वोल्टेज कम होगा, यानी कि हाई वोल्टेज हम किधर कन्वर्ट किए, लो वोल्टेज। तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर हुआ, स्टेप डाउन। तो E1/E2 को डायरेक्ट क्या लिखेंगे, N1/N2। ये और देखो, और जो जो हम चीज बोल रहे हैं ये ऑलवेज होगा, इसमें कभी कोई संदेह वाला बात नहीं होगा। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं E1I1 इज इक्वल टू E2I2, तो यहां एक स्टार मार्क लगा लेना। इसका मतलब हम क्या लिखें, अगर ये इक्वेशन लिख रहे हैं तो पावर कंजर्व, यानी हम बोल सकते हैं कि जितना पावर इनपुट था उतना पावर आउटपुट मिल रहा है। ये तभी पॉसिबल होगा जब तुम्हारा ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी 100% होगा, और हमको पता है कि कोई भी ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी 100% नहीं होता। क्वेश्चन में ध्यान में देना कि उसका एफिशिएंसी के बारे में बोला गया है कि नहीं बोला गया है। ठीक है, अगर वो बोला है कि 100% एफिशिएंसी है तो E1I1 इज इक्वल टू E2I2, तब हम इसको लिख सकते हैं E1 सॉरी N1/N2 इज इक्वल टू, अच्छा E1/E2 को फिर क्या लिख सकते हैं, I2/I1। तब हम इसको लिख सकते हैं E1/E2 इज इक्वल टू I2/I1। तो ये तभी लिख सकते हैं कब, जब एफिशिएंसी कितना हो, 100%। अब अगर क्वेश्चन में दे दिया कि नहीं वो 100% एफिशिएंट नहीं है, 80% ही एफिशिएंट है, तब क्या करोगे फिर? तो मैथ्स लगाना है सिंपल सा। अगर 80% एफिशिएंसी है उसका, इफ हम एक एग्जांपल देते हैं, अगर इफ n% एफिशिएंसी है, 80% का मतलब 100 का हमको कितना मिलेगा, 80। तो इसका मतलब इनपुट में, इनपुट का ये हुआ E1I1, इसका जितना परसेंट एफिशिएंसी होगा उतना ही हमको मिलेगा। तो इसका सीधा लिखेंगे N/100 इज इक्वल टू E2 इंटू I2। ठीक है, तो जब एफिशिएंसी दिया रहेगा कि भैया n% एफिशिएंसी है, तो फिर ये वाला चीज, अब ये वाला चीज होगा तो क्या फिर ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख पाएंगे? नहीं, फिर ये चीज चेंज हो जाएगा तुम्हारा।
ठीक है, इसको नोट डाउन करो। तो ट्रांसफार्मर में बढ़िया से देख लेना कि क्या चीज दिया गया है, और बार बार इस ये वाला लगाने से पहले सोच लेना कि वो एफिशिएंसी क्या दिया है, नहीं दिया है, सब कुछ। क्या क्या क्या? ये वाला, ये तभी लिखना है जब इफिशिएंसी कितना है, 100%। हाँ, तो आइडियल का मतलब वही हुआ 100%। बस यही खेल ट्रांसफार्मर का, और इससे ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है ट्रांसफार्मर में। इसको बढ़िया से उतारो, पूरा यही ट्रांसफार्मर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है ट्रांसफार्मर। ए सुन ना मरु, ग्लोब गोल कोई चीज है गोल। हाँ, 5 मिनट में छुट्टी हो जाएगी। गोल चीज को ना, गोल चीज को दिन देख के फटाक से दूर में। थोड़ा एसी चालू करते। उतार लिए सब लोग? देखते हैं क्वेश्चन। तुम्हारा पैकेज, इसमें एसी वर्मा में ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। पैकेज है इधर। चलो क्वेश्चन लिखो, डायरेक्ट जेई मेंस का ही क्वेश्चन करता है। लिखो पावर ट्रांसमिशन लाइन, क्वेश्चन लिखिए पावर ट्रांसमिशन लाइन feeds input power. A power transmission line feeds input power at 2300 volt, at 2300 volt to a step। हाँ ठीक, लिखा। A power transmission line feeds input power at 20, कितना लिखे, 2300 volt to a step down transformer, to a step down transformer। ठीक है, एक चीज और बता देते टर्म्स ये सब। इस वाले को बोलते हैं प्राइमरी टर्म्स और इसको बोलते हैं सेकेंडरी। इनपुट वाले को प्राइमरी और इसको सेकेंडरी। टू अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर with its primary windings, with its
primary windings having 4,000 turns, with its primary windings having 4,000 turns, full stop. The output power is delivered at 230 volt. The output power is delivered at 230 volt by the transformer 230 by the transformer if the current in the primary is 5 ampere. If the current in the primary is 5 ampere and is 90% efficient, the output current is option 50 एम्पियर, 45 एम्पियर, 35 एम्पियर, 25 एम्पियर। आ गया? चलो ठीक है, बाकी लोग को करने दो। ये मेंस 2018। हाँ जी, किधर? नहीं, वही ठीक है। तुम देखते हैं, आंसर पता नहीं। ठीक है, अरे रुक जाना रे थोड़ा, बनाने दे ना, बनाने दे ना। क्या फालतू फालतू चीज? क्या? हाँ। नहीं, इसीलिए तो एफिशिएंसी 90% हुआ। हाँ, एकदम दे सकता है। तो जो पावर आउटपुट आया उसमें फिर वो करंट को I²R कर देना, उसको माइनस कर देना।
आता ही नहीं वैसा क्वेश्चन एडवांस का। एडवांस में फिर कलर भी देगा, ट्रांसफॉर्मर लाल कलर का है तो उसमें फिर लाइट। हाँ देखो चीज क्या है ना, देखो हम सारा चीज बता दिया, अब तुम लोग जिस हिसाब से सोच सकते, तुम बोलोगे सर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इधर लगा दे, तो क्या दिक्कत है? अगर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा ही दिया तो इनपुट पावर जो आया V इंटू आई, और वो करंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जा रहा है तो आई स्क्वायर आर, तो वो जो इनपुट पावर आया और वो जो आई स्क्वायर आर आया, तो वो प्लस करेगा कि माइनस कर देगा? माइनस कर देगा, और उतना नेट आउटपुट को मिलेगा इज इक्वल टू आउटपुट कर देंगे। हाँ अगर आउटपुट में भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हाँ कर सकता है। चलो बता दे इसको जल्दी से। उधर कितना था? 2300 था ना? 2300 इधर था, इधर कितना था? 230। इसमें कितना था? 5। इसमें करंट बताना है ना, तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू, क्या डायरेक्ट I1 वो लिख सकते हैं क्या? या डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, E1 I1 इज इक्वल टू कितना कितना परसेंट है, इज इक्वल टू E2 I2। सब कुछ तो दिया ही हुआ है, पुट कर दो, आंसर आ गया। ठीक है चलो ये सब हो गया, होमवर्क लिखो, 2 फॉर्मूला याद कर लेना, किस्मत रहा तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाएगा। लिखो बैंडविड्थ इन एलसीआर सर्किट और क्वालिटी फैक्टर इन एलसीआर सर्किट। हाँ बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर, 2 फॉर्मूला होता है रेडीमेड, इसको एकदम रट लेना है सीधा। इन एलसीआर सर्किट, क्वालिटी फैक्टर ठीक है। जनरेटर पढ़ना है क्या? नहीं जनरेटर भी पढ़ा देते हैं, ठीक है। जनरेटर वैसे मेंस में नहीं आता, उसमें आएगा ही क्या जनरेटर के बारे में कुछ। इसका खाली आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बढ़िया से इसका पढ़ना रहता है कि कैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है। तो उसको एक काम करते हैं, हम पूरा उसका वर्किंग बता देते हैं, ठीक है बढ़िया से। इधर देखो, लिखो जनरेटर लिखो। देखो जनरेटर में होता क्या है, एक कॉइल रहता है, ठीक है। और ये जो कॉइल रहता है ना, मतलब तुम ऐसे समझो, ये जो हमको स्क्वायर दिख रहा है, एक्चुअल में ये पूरा गोल होता है, और उसके ऊपर याद है वो क्या बोलते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्या थे गोल सा लिए थे, उसके ऊपर ऐसे वाइंडिंग्स किए थे, तो पूरा वाइंडिंग हमको कैसा दिखता है, ठीक है। और वही गोल जो चीज है ना, उसको हम घुमाते हैं, मतलब यही जो चीज होगा ये रोटेट करेगा कितने से, ओमेगा से। अब उसको समझने के लिए समझो कि यही वो रेक्टेंगुलर है जो ऐसे रोटेट करेगा, ये नॉर्थ और ये साउथ, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहां से होगा, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। अब इसके घुमाने के पीछे लॉजिक ये है, अच्छा हम ऐसे रखें क्या इसे फ्लक्स जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। जैसे जैसे ये घूम रहा है इसके अबाउट फ्लक्स कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक है। अब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, तो यानी कि अगर हम किसी भी समय अगर हम फ्लक्स लिखें तो उस फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए, बी इंटू ए,
लेकिन याद करो कि अगर हम ऐसे रखें तो B इंटू पूरा A आएगा, हल्का सा ऐसे करें तो याद है एरिया वेक्टर इधर चला जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों के बीच में एक एंगल आएगा, तो क्या लिखता है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है, और ये बताओ कि अगर ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है तो टी टाइम में क्या बोल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो यहां हम लिख सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ आ गया। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो बी ए माइनस हो जाएगा और एक और ओमेगा यहां आ जाएगा, यानी लिखेंगे माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और यही डी फाइव बाई डी टी को क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं कि माइनस ई, माइनस ई, यानी माइनस ई इज इक्वल टू माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ छोटा छोटा चीज तुमसे क्या पूछा जाएगा कि फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ बना दो और ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ बना दो। देखो कैसे बनाना ये भी सीख लो। फ्लक्स साइन का बनेगा कि कॉस का, फ्लक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, कॉस का। कुछ ऐसा बनेगा। ईएमएफ का ग्राफ साइन, प्लस साइन की माइनस साइन, प्लस। उसके बाद तुमसे ये पूछेगा कि जब फ्लक्स मैक्सिमम होता है ईएमएफ जीरो, जहां फ्लक्स मिनिमम होता है ईएमएफ मैक्सिमम। तो ये सब छोटा छोटा चीज है। यहां ओमेगा कितना रखते हैं, ओमेगा 2 पाई एफ होता है। तो अब हम जो घर में जनरेटर यूज करते हैं, हमारा सारा अप्लायंसेस कितने हर्ट्ज में सपोर्ट करता है, 60 हर्ट्ज। तो उसको जो हम घुमाते हैं वो कितने हर्ट्ज में घुमाते हैं, 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज का मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा कितना आ गया, 125 रेडियन पर सेकेंड। इसीलिए इंडिया में जितना जनरेटर होता है 60 हर्ट्ज का मतलब उस कॉइल को एक सेकेंड में कितना बार घूमना होगा, 120। 60 ना, फ्रीक्वेंसी मतलब 60 हर्ट्ज, वही ना। इसका मतलब वो कॉइल को एक सेकेंड में कितना बार घूमना होगा, 60 बार। तो हम जो जनरेटर यूज करते हैं, अब जनरेटर क्या करता है, उसमें हम लोग डीजल या पेट्रोल डालते हैं। डीजल पेट्रोल डालने के बाद हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब हम लोग करते क्या है, सबसे पहले डीजल उस क्या करता है, एक इंजन रहता है जिसमें पिस्टन वगैरह लगा रहता है, वो क्या करता है, एक देखना बड़ा सा एक लोहा का एमर्चर होगा, उसको घुमाता है वो। और वही एमर्चर आगे जाके वो आगे देखना एक छोटा सा टूल बॉक्स बना रहता है, वहीं पर वो कॉइल है ये वाला जो घूमता है, समझे। इसका मतलब, और उसको घुमाना कितने स्पीड से रहता है, एक सेकेंड में 60 बार। इसीलिए देखना जब जनरेटर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो स्टार्ट करने समय जब वो घूमता है घूमता है घूमता है, जब वो पूरा स्पीड पकड़ता है तभी लाइट आता है। यानी जब उसका फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली कितना होता है, 60 हर्ट्ज, तभी वो तुम्हारा जलता है। यही चीज एक मूवी में दिखाया गया है, स्वदेश मूवी में, वो देखे नहीं होगे। कौन कौन देखा है वो मूवी, शाहरुख खान का मूवी है, बहुत बढ़िया मूवी है। तो उस मूवी में यही दिखाया कि शाहरुख खान वो नासा में बेचारा काम करता था, तो फिर वो इंडिया वापस आए, किसी कारण से इंडिया वापस आए। फिर इंडिया में गांव वाँव का हालत देखा था कि सब गरीब, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर वो उसमें सोचा कि हम यहाँ लाइट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में वो मार्केट से सब लेके आया था। तो उस समय क्या था कि डीजल तो था नहीं कि डाल के जनरेटर स्टार्ट कर दें, तो वहां पर एक पानी का एक छोटा सा स्टोर था, ठीक है, वहां पानी स्टोरेज हुआ रहता था। तो वहां से वो पाइप लाया और उस पाइप का जब ऊपर से नीचे तक आएगा तो उस पानी का वेलोसिटी हो जाएगा एक साइड में √2gh। उस √2gh पानी का वेलोसिटी से वो एक टरबाइन डाला, जो वो पानी जैसे जाएगा वो टरबाइन क्या करेगा, घूमेगा। वो टरबाइन घूमेगा और उससे वो कॉइल वो अटैच कर दिया, एमर्चर जिसको बोलते हैं। अब पानी वहां से छोड़ना स्टार्ट किया। अब उस मूवी में पूरा दिखाया गया है कि उसमें बताया गया कि जब तक उसका जो होता है ना आरपीएम, रोटेशन पर मिनट,
इतने ही आरपीएम में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, उससे कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमको मेरा सारा एम्प्लाइसेस कितने में चल रहा है, 60 हर्ट्ज। तो उस मूवी में दिखाया गया है कि वो पानी फ्लो कर रहा है धीरे 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 धीरे, उसका आरपीएम बड़ा 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 बड़ा, तो लास्ट में वो जब 60 हर्ट्ज तक पहुंचा तभी तुम्हारा क्या आया, इलेक्ट्रिसिटी आया। ठीक है, अब तुम ये बताओ, अब तुमसे हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमको पता है कि 1 सेकंड में 60 बार घूमेगा तभी वो तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। जो विंडमिल और जो विंडमिल लगा रहता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, उसका भी टरबाइन घूमता है, 1 सेकंड में 60 बार घूम जाता है वो। उसमें गियर लगा रहता है, गियर सिस्टम, मतलब वो अगर हम ऐसा सिस्टम रोटेट करके रखें कि अगर वो 1 सेकंड में एक बार भी घुमा और उसमें 1:60 का गियर लगा दें तो अंदर का टरबाइन कितना बार घूमेगा, 60 बार। सेम टू सेम चीज हम लोग डैम में यूज करते हैं। डैम में पानी गिरता है ना तो बहुत बड़ा टरबाइन लगा देते हैं कि अगर वो पानी उसको एक बार भी घुमा दिया तो उसका जो गियर सिस्टम है उसको कितना बार घुमा देगा, 60। ये चीज रहता है। हाँ? क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, आलसी लोग हैं, सरकार करप्शन भरा पड़ा है, आसान का बात नहीं है। देखो पहला चीज क्या है, हर स्टेट में रिवर नहीं है, और रिवर होने से नहीं होगा, रिवर को फ्लो करना पड़ता है अच्छे हाइट में, इसीलिए मैक्सिमम डैम तुम चले जाओ उधर बना रहता है। नॉर्थ नहीं, कश्मीर से लेकर तुम्हारा नीचे जहां तक सब हिली रीजन है ना, तो पानी बहुत ऊंचाई से नीचे तक आता है। ठीक है, तो इसीलिए रिजर्वायर बना के रखते हैं, डैम वगैरह। मैथन डैम भी है ना, तो वहां भी हम लोग स्टोर करके रखे हुए पानी। पंचेत डैम में क्या 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 इंजन काहे नहीं काम करता है? अच्छा, गाड़ी को पानी से चलाने के लिए चला सकता है, काहे नहीं, हवा से भी चल सकता है। तुम खाली टेक्नोलॉजी खोजो, वो सबसे चल लेगा। पानी में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और हाँ तुम ब्रेक कर लो। हाँ, तुम्हारे पास टेक्निक होना चाहिए, सब चीज तो अवेलेबल है,